हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग स्ट्रेटजीज, जो कि एक स्टूडेंट की डिमांड थी। उनको रीडिंग स्ट्रेटजीज पे वीडियो चाहिए, तो आपकी डिमांड पर ही ये वीडियो आ रहा है। तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, जो दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ कि आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड हो जाए, आपको एग्जाम टाइमिंग तक सिर्फ और सिर्फ याद ही करना हो, प्रॉपर कंटेंट आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट आर रीडिंग स्ट्रेटजीज। रीडिंग स्ट्रेटजीज होती क्या हैं? देखिए, रीडिंग स्ट्रेटजी है वो एक ब्रॉड टर्म होती है, जिसको कि हम यूज करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि जो हमने प्लान किया है उसको प्रॉपर तरीके से हम कैसे बच्चों को करवाएंगे, ठीक है। रीड करवाने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे कि हमें बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। रीडिंग स्ट्रेटजीज इज द ब्रॉड टर्म used to describe the planned and explicit actions that help readers translate print to meaning, कि वो उनके मीनिंग को अच्छे से समझ पाएं। Strategies that improve decoding and reading comprehension skills benefit every student। अब जो स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो या कुछ कोई भी चीज़ रीड करने के लिए हो, तो उसमें हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बट असेंशियली क्या होता है कि फॉर बिगिनिंग रीडर्स, स्ट्रगलिंग रीडर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, तो जो ये स्ट्रेटजीज होती हैं वो हर स्टूडेंट के लिए कॉम्प्रीहेंशन या कोई भी चीज़ रीडिंग करने के लिए ही ज़रूरी नहीं होती। बट स्टार्टिंग में किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना हो या जो बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, उनको रीड करना सिखाने के लिए भी ये स्ट्रेटजीज बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 स्ट्रेटजीज। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज, 3 तरह की स्ट्रेटजीज। 5 स्ट्रेटजीज बिफोर रीडिंग, 5 स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग रीडिंग एंड 5 स्ट्रेटजीज आफ्टर रीडिंग, ठीक है। बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग, की रीडिंग से पहले हमें क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए, रीडिंग के टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए, और आफ्टर रीडिंग, रीडिंग के बाद में कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए कि हमें पता चले बच्चे ने जो रीड किया है उसको समझ में आ गया है, ठीक है। तो जो बिफोर रीडिंग है, इसमें क्या कुछ आता है? स्कीमिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्डिंग बैकग्राउंड, KWL एंड प्रियर नॉलेज। अब हम इसके रिगार्डिंग एक एक चीज़ के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो। स्कीमिंग रीडिंग जो होती है, अब जैसे मैंने ये पिक्चर ली है कि एक स्टूडेंट है जो ऑरेंज पेन के साथ हाईलाइट कर रहा है, मतलब वो स्किमिंग कर रहा है कि जो उसको इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसको उसने कर लिया। बट इसके लिए उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। स्किमिंग का मतलब होता है कि आपने पूरे पैराग्राफ में से आपने जस्ट गो थ्रू हो गया, आपको कुछ कुछ वर्ड्स समझ में आए, कि जैसे कि एक आपने कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, अब वो पैराग्राफ है मोटिवेशन पे, तो आपको कैसे पता चला वो पैराग्राफ मोटिवेशन पे होगा? बिकॉज आपने जब उसको थॉरोली रीड करा, ऊपर से ही उसको 5-6 लाइनें देखी कि फर्स्ट पैराग्राफ में 2 वर्ड आए हैं, मोटिवेशन है, बच्चों को ये सिखाना चाहिए, जैसे आपने कुछ कुछ अक्षरों को समझ लिया और उससे एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ये पैराग्राफ है, इस टॉपिक पे होगा। ये होता है स्किमिंग, जिसमें आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ते हो, प्रॉपर 15 to 20 मिनट्स लगाकर उस पूरे पेज को नहीं पढ़ते हो, बट ऊपर से ही पढ़ देख लेते हो किस पैरे में क्या क्या मेन वर्ड्स आए हुए हैं, और आप एक आइडिया लगा लेते हो, ठीक है। स्किमिंग रेफर्स टू लुकिंग ओनली फॉर द जनरल और मेन आइडिया, कि सिर्फ आप जनरली देख लेते हो कि ये पैराग्राफ है किस चीज़ के ऊपर, ठीक है। द चाइल्ड वर्क ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस। चाइल्ड देखता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर उसको लगता है ये पढ़ना जरूरी है तो वो पढ़ता है, अदरवाइज नो नीड, ओके। फॉर सम स्किमिंग इज एफर्ट्स प्रोसेस प्लेसिंग द आइज वेयर एवर दे फॉल, कि जैसे किसी एक वर्ड पे आई आपकी नज़र चली जाती है, किसी कहीं पे दूसरे पैरे में लास्ट लाइन में चली गई, बट आप स्पेसिफिकली उस लाइन को नहीं पढ़ते हो, स्पेसिफिकली आप किसी भी एक पूरी लाइन को नहीं पढ़ते हो, आप अच्छे से पैराग्राफ को देखते हो। किसी पैराग्राफ का सेकंड लाइन का कोई वर्ड आपको दिखाई देता है, किसी पैराग्राफ का फोर्थ लाइन का कोई वर्ड दिखाई देता है, तब थोड़ा रीड करते हो। स्किमिंग इज लुकिंग फॉर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स एंड इवेंट्स। अगर आपको कोई डेट ढूंढनी हो किसी पैराग्राफ में से, तो आप सिर्फ पैराग्राफ में डेट ढूंढोगे, ठीक है, डिजिट नंबर ढूंढोगे। फिर उस डिजिट नंबर अगर आपको कोई दिख जाता है, फिर आप देखते हो कि वो टाइम है, डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, क्या है जो चीज़ आपको ढूंढनी है, क्या वो वही है, ठीक है। तो ये होता है स्किमिंग। स्किमिंग विल हेल्प द चाइल्ड टू लोकेट द इंफॉर्मेशन क्विकली विदाउट रीडिंग द होल टेक्स्ट। इसमें आप पूरे के पूरे टेक्स्ट को रीड नहीं करते हो। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। अब देखिए, अब जैसे कि
मैंने ये पिक्चर ली है, इसमें मैंने क्या किया था, मैंने मेरे खुद की बेटी को ही दिया था ये, कि आपको इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब इन वर्ड्स को यूज़ करके वो किसी भी पैराग्राफ पे बना सकती है, वो उसकी खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वो खुद से अपना ब्रेन लगाती है कि वो इन सेंटेंसेस को यूज़ करके किस पे क्या बना सकती है। तो ये एक क्लू वर्ड्स भी होते हैं कि मैंने उसको क्लू वर्ड्स दे दिए, एट फर्स्ट, थर्ड, बिफोर, तो उनको लेके उसने अपना ब्रेनस्टॉर्म किया, उसने अपने ब्रेन में सोचा कि क्या वो इनसे बना सकती है, क्या वो लाइन बना सकती है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज राइटिंग डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। या तो उसको एक टॉपिक दे दो बच्चे को, ठीक है, किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, या उसको कुछ वर्ड्स दे दो कि आप कौन कौन से टॉपिक उससे बना सकते हो, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग बच्चे किस किस तरह का सोचते हैं, क्या उनका थिंकिंग लेवल है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स सी दैट दे ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप किसी एक टॉपिक पे देते हो तो इसका मतलब कि आप ये देखते हो कि एक बच्चे कि कितने बच्चे हैं जो कि डिफरेंट सोच सकते हैं या कितना ज़्यादा सोच सकते हैं। कोई बच्चा है जो 2 लाइन से लिख के लाता है, लेकिन कोई बच्चा है जो एक पूरा पैराग्राफ 10 लाइन्स का लिख देता है, ठीक है। तो ये इससे आप बच्चे की एफर्ट्स देख सकते हो कि वो कितना सोच सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द चाइल्ड। अब ये बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस ही तो बताती है ना, कि अगर बच्चे ने एक ही लाइन लिखी है इसका मतलब वो बहुत वीक है, और अगर एक बच्चा है जो 10 लाइन्स का पैराग्राफ लिखता है मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, राइट। नेक्स्ट इज बिल्डिंग बैकग्राउंड। बिल्डिंग बैकग्राउंड इज अ स्ट्रेटेजी यूज टू डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट अ गिवन टॉपिक, कि उनको जो टॉपिक दिया है उसके रिगार्डिंग वो कितना जानते हैं। जैसे कि आप कोई भी पिक्चर है उसको आप बच्चों को दिखाओगे और उनसे पूछोगे कि आप इस पिक्चर के बारे में क्या क्या जानते हो। अब ये जो बिल्डिंग बैकग्राउंड्स होंगे, अब ये क्या करेंगे, एक तो लिंक बनाएंगे आपके प्रीवियस नॉलेज का अगले आने वाली नॉलेज से, मतलब जो आपने चैप्टर बच्चे को पढ़ाना है उसका आप लिंक क्रिएट करते हो पिछले वाले लेसन में जो उन्होंने पहले कभी पढ़ा हो, या उसके जैसा कोई चैप्टर हो जो उन्होंने पढ़ा हो, ठीक है। तो एक ब्रिज का काम भी करता है जिससे कि बच्चे अपनी नई चीज़ को समझने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज KWL रीडिंग। अब KWL रीडिंग क्या होता है? K मीन्स नॉलेज पीपल्स हैव अबाउट अ गिवन टॉपिक, कि जो उनको टॉपिक दिया है उसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज है। W मीन्स व्हाट पीपल्स वांट टू और नीड टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक, कि जो टॉपिक उनको पता है उसके रिगार्डिंग और वो क्या जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बताइए कि पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो बच्चे को पता था कि एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और विंड पॉल्यूशन होता है, सॉरी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। व्हाट पीपल वांट्स टू, अब उसको और क्या जानना है कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है उसको पता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है वो भी उसको पता है। अब हमने बता दिया कि एक और पॉल्यूशन होता है, दैट इज अ नॉइस पॉल्यूशन, जो उसको जानना ज़रूरी था क्योंकि वो भी पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एल मीन्स लर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और स्टडी। अब उसने उस टॉपिक के ऊपर स्टडी किया कि नॉइस पॉल्यूशन में क्या क्या आ सकता है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, क्या उसका निदान कैसे किया जा सकता है। निदान सो डिफिकल्ट हिंदी वर्ड, चलो ठीक है। तो क्या कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये होता है KWL, कि जो बच्चे को पहले पता था उसके रिगार्डिंग क्या नई इन्फॉर्मेशन हो सकती है और उसके रिगार्डिंग सर्च करना, दैट इज KWL रीडिंग। KWL reading strategy is an instructional technique used to improve reading comprehension. It also improves a student's ability to remember the material such as classroom textbooks, research articles. ये टीचर्स अपने अकॉर्डिंगली बच्चों को देते हैं जब उन्होंने कोई नया कंसेप्ट शुरू करना हो, बेसिकली तभी यूज होता है। नेक्स्ट इज प्रियर नॉलेज रीडिंग, के बच्चे को पहले क्या नॉलेज थी सेम टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल ली पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, उसको 2 पता थे तो तीसरा हमने उसमें ऐड कर दिया कि जो पहले नॉलेज थी उसी में कर दिया। अब न्यू नॉलेज तो वो होती है ना कि उसको बच्चे को पॉल्यूशन ही नहीं पता क्या होगा, पहले उसको पॉल्यूशन बताना पड़ेगा, फिर उसके टाइप्स बताने पड़ेंगे, फिर उसके कारण बताने पड़ेंगे। बट प्रियर नॉलेज की उसको पॉल्यूशन पता था, उसमें एक कैटेगरी को आपने इंक्लूड कर दिया। When we talk about prior or previous knowledge, we refer to all of the experiences readers have had throughout their lives, including information they have learned elsewhere. कि इसमें क्या होता है कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंसेप्ट है जो उसके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसकी नॉलेज उसको पहले ही थी, उसने पहले ही देख रखा था, उसी में उसने नई चीज़ें ऐड करनी है जो टीचर उसको बताता है। दिस नॉलेज इज यूज्ड टू ब्रिंग द रिटन वर्ड टू लाइफ,
एंड टू मेक इट मोर रेलिवेंट इन द रीडर्स माइंड। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई थिंक वो एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल आया मेरे दिमाग में कि नॉइस पॉल्यूशन। अब बच्चा कहीं भी जाता है, शादी में जाता है, वहाँ डीजे बज रहा है, उसके सिर में दर्द होने लग गया, इट मीन्स इट इज़ अ नॉइस पॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से वो उस जो रिटर्न कंसेप्ट था उसका, उसको वो रियल लाइफ से इंक्लूड करता है, उससे रियल लाइफ से उसको जोड़ता है। जैसे कि प्रिय नॉलेज में ये लिखा है कि यूज़ व्हाट आई ऑलरेडी नो टू हेल्प मी अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, नया कुछ सीखने के लिए और उसको रियल लाइफ से जोड़ने के लिए प्रिय नॉलेज को यूज़ करना, दैट इज़ अ गुड रीडिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस 5 स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग रीडिंग, कि जब आप रीड कर रहे हो उस टाइम पे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हो कि रीडिंग इंप्रेसिव बने। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज, आप बीच बीच में बच्चे को क्लूज देते जाते हो, या पहले उनको क्लूज दे देते हो, फाइव फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपने उनको फाइव ही आपने उनको वर्ड्स दे दिए कि आपको इनको आगे पीछे करके लिखना है, जिस पे भी ये कंफर्टेबल सूटेबल ब्लैंक बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लूज देते हो। नेक्स्ट इज पार्टनर रीडिंग, कि एक दो बच्चे को आप साथ में बिठा देते हो रीडिंग करने के लिए, जहाँ पे एक बच्चा अटकता है तो दूसरा बच्चा स्टार्ट कर देता है। अटकना का मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना नहीं आता, मतलब या तो सांस लेने लग गया, या उसका वो थक गया, या इस तरह से वो एक दूसरे से कोऑपरेट करती हैं। स्टोरी मैप्स, कि आप एक स्टोरी की शेप में मैप बना के दे देते हो, पिक्चर्स बना के दे देते हो। इनके ऊपर मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी आगे अभी वीडियो में ही। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रीडिंग थिंकिंग एक्टिविटी, इसमें आप डायरेक्ट बच्चे को टॉपिक देते हो सोचने के लिए और उनको टाइम भी देते हो। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल थिंकिंग, कि आपने बच्चे को पढ़ने, जो आप पढ़ा रहे हो साथ के साथ उसमें से क्वेश्चन पुट कर रहे हो, ठीक है। अब हम इनको डिटेल डिस्कस करते हैं। First is context clues. Context clues an explicitly taught strategy that students use to figure out the meaning of an unknown word. Students can also use clues from meaningful word parts such as base word, prefixes और suffixes. जैसे कि हम बता देते हैं ना कि आपको किसी भी वर्ड दे दिया, उसके आपको प्रीफिक्स लगाना है, मतलब पहले एक वर्ड लगा के उसको उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि हैप्पी, अनहैप्पी, अन है उसका क्या होगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। हमने हैप्पी के आगे अनहैप्पी लगाया, इसका मतलब वो सैड है, ठीक है। दीज आर द क्लूज। उसके लिए आप पिक्चर्स भी दे सकते हो, उनको हेल्पिंग वर्ड्स दे सकते हो, या कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हो, या साइनोनियम दे सकते हो। तो ये सब आप क्लू की फॉर्म में बच्चों को दे सकते हो। नेक्स्ट इज पार्टनर रीडिंग. पार्टनर रीडिंग इज अ कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी इन विच टू स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू रीड एन असाइंड टेक्स्ट. जैसे एक पेपर पूरा पढ़ना है तो दो बच्चे आपस में वन पैराग्राफ करके पढ़ लेते हैं, ठीक है. The partner reading strategy allows students to take turns reading and provide each other with feedback as a way to monitor comprehension. कि वो टर्न बाय टर्न पढ़ते हैं कि पहला बच्चा पढ़ेगा 4 लाइन्स, फिर सेकंड बच्चा पढ़ेगा 4 लाइन्स, इस तरह से करके. नेक्स्ट इज इट बिल्ड्स कोलैबोरेशन, एनकरेजेस कॉपरेशन एंड सपोर्ट्स पीयर असिस्टेंट लर्निंग. देखिए पार्टनर रीडिंग को काफ़ी स्कूल्स में यूज़ किया जाता है ताकि उनको कॉपरेट करना आए, एक दूसरे के साथ काम करना आए, पढ़ना आए, ठीक है. नेक्स्ट इज Story map reading. Story map reading is a strategy that uses a graphic organizer. As I told you कि उनको एक ग्राफिक फॉर्म में पिक्चर्स के शेप में बना के दे दिया जाता है. जैसे कि ये बनाया कि मेन करेक्टर्स क्या होंगे, तो आप जो स्टोरी आपने बच्चों को दी है उसके मेन करेक्टर्स बच्चे इस ब्लॉक में लिख देंगे. फिर उसकी क्या आप सेटिंग करोगे, क्या आप उसका टाइटल रखोगे और ऑथर कौन होगा, स्पोर्टिंग करेक्टर्स कौन से होंगे. इस तरह से आप एक मैप की शेप में बच्चों को लिखने के लिए बोलते हो, तो बच्चे इसमें इंटरेस्टिंग वे से उसको सोचते हैं, ठीक है. उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है. नेक्स्ट डायरेक्ट रीडिंग थिंकिंग एक्टिविटी. जो ये DRT है ये एक कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है. इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटेजी दैट गाइड्स स्टूडेंट्स इन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट अ टेक्स्ट, मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड देन रीडिंग टू कंफर्म और रिफ्यूचर देयर प्रिडिक्शंस. कि उन्होंने जो सोचा क्या वो सही था उस एग्जाम में. जैसे कि आप देखते हो ना, जैसे हम इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है CID, कि उनके आगे कोई केस आता है और वो प्रिडिक्शन लगाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये केस हुआ होगा, और फिर उसी पाथ पर चलते हैं. जो उन्होंने प्रिडिक्शन लगाई थी, जो उन्होंने सोचा था कि ऐसा हुआ होगा, उसी वे पे काम करते हैं. जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी सोच गलत हुई, उन्होंने वहीं पर उसको चेंज करते हैं और फिर उसके पाथ पर चलते हैं, ठीक है. और इस तरह से चल के वो अपने केस को सॉल्व कर लेते हैं. तो इसमें भी यही होता है कि वो एक टेस्ट उनको दिया जाता है, कोई टॉपिक दिया जाता है, उस पर वो प्रिडिक्शंस लगाते हैं, फिर उसको दोबारा से पढ़ते हैं. The DRT process encourages students to be active and thoughtful readers, enhancing their comprehension. Obviously, it's very helpful for the students to make them thoughtful readers. Next is reciprocal reading. Reciprocal reading is a dialogue between the teacher and a group of students for the purpose of jointly constructing the meaning of the text.
द टीचर यूजेज अ बैलेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग एंड गाइडिंग प्रैक्टिस टू डेवलप। इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, उसी टाइम पे वो बीच बीच में क्वेश्चंस पुटअप करता है कि आपको इससे क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन से क्या आपको सीख मिलती है। तो इस तरह से वो रेसिप्रोकल रीडिंग में आ जाता है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 स्ट्रेटजीज आफ्टर रीडिंग। अब हम पढ़ेंगे कि रीडिंग के बाद में 5 स्ट्रेटजीज रीडिंग की कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट इज क्वेश्चन आंसर रिलेशनशिप। क्वेश्चन आंसर रिलेशनशिप से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है, जो आप क्वेश्चंस बच्चों से पुट करते हो, उसके बच्चे जब आंसर देते हैं कि उनके आंसर्स कितने सही हैं और कितने गलत हैं। मतलब आप ये एनालाइज करते हो कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया वो उनको कितना समझ में आया, और कहाँ पे गलत है तो उसको कैसे आप चेंज करोगे, उनको कितना समझ में आया, कितना उन्होंने गलत समझा, कितना सही समझा, ठीक है। नेक्स्ट इज सुमेराइज। सुमेराइज का क्या मतलब होता है कि आपने एक पूरी स्टोरी समझाई और एंड में आके आप मॉरल निकाल देते हो कि जी स्टोरी का समराइजेशन ये निकला, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला। नेक्स्ट इज विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी में क्या होता है कि आप बच्चों को विजुअल प्रिडिक्शन करनी सिखाते हो। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल होगी, आपने बच्चे को बोला टेबल। अब एक बच्चा है जो टेबल वर्ड सुनते ही अपने दिमाग में टेबल की शेप्स ले आता है, ठीक है, राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल। और एक बच्चा है जो टेबल के वर्ड्स में ही कंफ्यूज हो जाता है कि ताबला बनेगा या टेबला बनेगा, टेबले बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये फर्क होता है विजुअल इमेजरी में। नेक्स्ट इज पैराग्राफ श्रिंकिंग। पैराग्राफ श्रिंकिंग में क्या होता है कि आपने बच्चों को क्लास में एक पूरा पैराग्राफ पढ़ाया, फिर आप उनको श्रिंक करके बच्चों को दे देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि आपको इस पैराग्राफ में से फर्स्ट पैराग्राफ कोई एक बच्चा रीड करेगा, सेकंड पैराग्राफ से कोई और बच्चा रीड करेगा। इस तरह से आप पैराग्राफ को श्रिंक करके देते हो। नेक्स्ट इज एग्जिट स्लिप्स। एग्जिट स्लिप्स क्या होता है कि आपने चैप्टर रीड करवा दिया क्लास के अंदर, उसके बाद आप बच्चों को छोटे छोटे स्लिप्स बना कर देते हो। आप एक एक्टिविटी की फॉर्म में भी बच्चों को दे सकते हो कि उसमें आपको क्या सीख मिली है, क्या आप उसका कंक्लूजन निकालोगे, उसमें से जो कैरेक्टर्स थे उनके नाम लिखो, या इस तरीके से आप उनको एग्जिट स्लिप्स देते हो। ये जो रीडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, इनका मेन यूज़ होता है कि जो टीचर है उसको पता चल सके कि उसको कहाँ पे बच्चों को कितना समझ में आया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनको कहाँ पे अपनी टीचिंग में चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। थर्डली, उनको जो मिस्टेक्स आ रही हैं, जो चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आई है, उसको वो किस तरह से उनको समझा सकती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ वो कैसे करेंगे, जब उनको पता होगा कि उन्होंने जो कंसेप्ट उनको समझाया है वो उन्होंने कितना सही समझा और कितना गलत समझा, ठीक है। जो गलत समझा उसको, अगर ज़्यादा गलत समझा है तो इसका मतलब उन्होंने पूरा कंसेप्ट, उनको अपना पूरा टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, अलग कोई स्टाइल से उनको पढ़ाना पड़ेगा कि बच्चों का कंसेप्ट सही में क्लियर हो जाए। अब हम इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन आंसर रिलेशनशिप। क्वेश्चन आंसर रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेटेजी टू बी यूज्ड आफ्टर स्टूडेंट्स हैव रेड। जब स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया, question answer relationship teaches students how to decipher what type of questions answers are gathered from several parts of the text and put together to make meaning. several different parts में से आप क्वेश्चंस को पुट करते हो और उनका एक मीनिंग निकालते हो, ठीक है। जैसे कि द आंसर इज राइट ऑन द पेज नंबर, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। इस तरह से आप उनको एक्टिविटी शेप में भी बनाकर दे सकते हो। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देन writing a brief overview that includes only those key ideas and details. A summary is a short overview of the main points of a text. The purpose of a summary is to quickly give the reader or listener an idea of what this material is saying. जैसे कि somebody who is the main character, आपने उसको समराइज कर दिया ना इस फॉर्म में। wanted, क्या चाहिए था, what did the character want, जो आपने स्टोरी पढ़ाई उसमें से आपने इस तरह से क्वेश्चन पुट कर दिए, समराइज कर दिया। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, सो हाउ डिड द कैरेक्टर सॉल्व द प्रॉब्लम, देन हाउ डिड द स्टोरी एंड। तो इस तरह से आपने समराइज कर दिया और उनके आंसर्स बच्चे देके, अगर उन्होंने सही आंसर दिया मतलब उनको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई, या जो भी आपने रीड करवाया था वो उनको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी परटेन्स टू ग्राफिक्स, विजुअल सीन्स, पिक्चर्स और द सेंस ऑफ साइट, कि आप एक पिक्चर बना लेते हो अपने दिमाग में जैसे उस वर्ड को सुनते हो। द विजुअल इमेजरी रीडिंग स्ट्रेटेजी इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजी फॉर क्रिएटिंग मेंटल मूवीज ऑफ नैरेटिव पैसेजेस। स्टूडेंट्स विजुअलाइज द सीन्स टू देमसेल्व्स एज ए रेड ई सेंटेंस इन अ पैसेज। अब जैसे उनके आगे स्टोरी में सुनाई जाती है, मान लो कि वो चरवाहा वाली आती है ना, कि जो एक भेड़ चराने जाता है
और जाके जंगल में खेत में जाके शेर आया चिल्लाने लग जाता है। तो उसी तरह से जैसे वो स्टोरी पढ़ते हैं वैसे वो अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं कि एक बच्चा जा रहा है, वो ऐसे पेड़ के नीचे बैठा है, तो वो अपने दिमाग में ही बना लेते हैं। तो ये होता है विजुअल इमेजरी। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको टेबल की बताई थी कि एक लड़की ने तो अपने दिमाग में टेबल की पिक्चर बना ली और एक लड़का वो भी सोच रहा है कि हम इसको लिखेंगे कैसे या इसको बोलेंगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन। नेक्स्ट इज पैराग्राफ श्रिंकिंग। पैराग्राफ श्रिंकिंग इज एन एक्टिविटी डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द पीयर असिस्टेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज। कि इसमें आप जैसे पीयर असिस्टेंट होता है कि आप दो बच्चे इकट्ठे बैठकर पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ वो पढ़ेगा एक पैराग्राफ वो पढ़ेगा, तो इस तरह से आप उसको पैराग्राफ श्रिंकिंग की फॉर्म में भी कर सकते हो। द पैराग्राफ श्रिंकिंग स्ट्रेटेजी अलाउज ईच स्टूडेंट टू टेक टर्न्स रीडिंग, पॉजिंग एंड समराइजिंग। एज आई टोल्ड यू कि बच्चे टर्न बाय टर्न पढ़ते हैं और पूरे एक बड़े पैराग्राफ को आप श्रिंक कर देते हो, स्मॉल पार्ट्स में श्रिंक कर देते हो। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि पूरा पैराग्राफ था जो ऑरेंज, ग्रीन और पिंक ब्लॉक्स में था, बट उसको श्रिंक करके 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में बना दिया। Next is exit slips. An exit slip is an index card or piece of paper on which individual students respond to a prompt from the teacher. Exit slips are written student responses to questions teachers pose at the end of the class or lesson. ये बिल्कुल at the end होता है जब प्रॉपर सब कुछ टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चों से एक बार कंफर्मेशन ले ली कि उनको समझ में आ गया, तो वो क्या करते हैं कि एक्टिविटी की फॉर्म में एग्जिट स्लिप्स दे देता है। This quick informal assessment enables teachers to quickly assess students' understanding of the material. ये क्विक फॉर्म में होता है, जैसे किस तरह से वो एक्टिविटी की फॉर्म में अपने साथ पेपर शीट्स लेकर आते हैं और वो फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या 5 बच्चों का ग्रुप बना के उनको दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो अपना किस तरह से स्ट्रेटेजी लगाकर चलता है। तो ये था हमारा सेशन रीडिंग स्ट्रेटेजीज पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। और लाइक ना किया हो तो ज़रूर 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 कर दीजिएगा। देखिए हम इतनी मेहनत आप ही के लिए करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम कोई 1300 बच्चे हैं जो इस चैनल पे आते हैं और पढ़ते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लाइक ही कर दिया कीजिए। जो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।